जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आलमी बैंक ने जनूबी एशिया में तरक्की के हवाले से एक अहम रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम, पानी के बहरान, ज़रूरी इस्लाहात और सब्सिडी पॉलिसी पर संजीदा सवालात उठाए हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को न सिर्फ टैक्स बेस बढ़ाना होगा बल्कि आलूदगी की हौसला शिकनी करना होगी। बेहतर पानी के बेहतर इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। सब्सिडी के मुनसिफाना निज़ाम की तरफ भी जाना होगा। और सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान वाकई इन इस्लाहात की तरफ बढ़ रहा है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया आबद सुलैरी साहब ने। आबद सुलैरी साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। हाँ आबद सुलैरी साहब, आप क्या समझते हैं कि आलमी बैंक की जो जनूबी एशिया में तरक्की के हवाले से रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया है कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, पानी के बहरान और ज़रूरी इस्लाहात, सब्सिडी, ये 3-4 पॉइंट बड़े अहम हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स का निज़ाम है उसकी क्या हैसियत है? और आए दिन ये देखा जाता है कि FBR के ऊपर हुकूमत काफ़ी प्रेशराइज होती है, प्रेशराइज करती है FBR को कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करें, और कहा जाता है कि हदफ को पूरा ना किया जा सका। लेकिन अगर कारोबारी तबके की तरफ देखा जाए तो वो कहते हैं कि टैक्स की रेशो इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में कहीं ज़्यादा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का निज़ाम है वो किस तरफ जा रहा है? बेहतरी की गुंजाइश क्या है? क्या इसको ठीक करने के लिए किस तरह के इकदाम करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया उसमें कोई भी चीज नई नहीं है। ठीक है। ये टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान में पानी जो है बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहा है। पानी को जो है मोनेटाइज करना होगा, टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना होगा। तो ये सारी वो बातें हैं जिसको पे कभी भी इख्तलाफ नहीं कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। असल चीज है कि इसको करना कैसे है। ठीक है। जब हम टैक्स की बात करते हैं, जो आपका दूसरा सवाल है, तो इशू ये नहीं कि टैक्स इकट्ठा नहीं होता। इशू ये है कि टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों से इकट्ठा हो रहा है जो कि पहले से टैक्स नेट में है। ठीक है। तो खा वो तनख्वाहदार तबका है और खा वो आपके दूसरे कारपोरेट अदारे हैं, तो वही लोग टैक्स देते हैं, उन्हीं पर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाता है। सही। जब आलमी बैंक या ADB या IMF जब आपसे टैक्स इस्लाहात का मुतालबा करता है तो बुनियादी तौर पर यह कहता है कि आप पहले से जो शिकंजे में है उन पर शिकंजा मजीद टाइट ना करें, बल्कि आप बेस को बढ़ाएं ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। तो जब हम ये कहते हैं कि टैक्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आमतौर पर उससे मुराद ली जाती है कि या तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दो। GST अगर पहले 16% है, 17% है, तो उसको 18-19। पेट्रोलियम लेवी है जो कि इनडायरेक्ट कंजम्पशन टैक्स है कि आप कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो पहले अगर 10 रुपए है तो उसको 20 कर दो, 20 है तो 30 कर दो। अच्छा आबद सुलैरी साहब, ये जो टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की गई है, तो हम अपना टैक्स बेस जो है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको किस तरह हम डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में तब्दील कर सकते हैं? इस पे काफी हद तक काम हो चुका है। अब तो सिर्फ फाइनल टचेस देने की जरूरत है। CNIC की मदद से आप बताएं कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको कि आप छुपा सकते हैं इस वक्त। सही। आपने गाड़ी खरीदी है, आपने प्लॉट खरीदा है, आपने बच्चे स्कूल में दाखिल कराए हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप ली है, हवाई जहाज का सफर किया है, कुछ भी किया है, तो CNIC पे आपका तमाम डाटा मौजूद है। FBR के पास एक्सेस है। नादरा के साथ उसका मुआहदा है कि वो का डाटा चाहे वो उसका हासिल कर सकती है। असल जो है वो पॉलिटिकल बिल है। अगर हम रिटेलर जो है उसको टैक्स रेट पे नहीं लेके आ सकते, ताजरों को टैक्स रेट पे नहीं लेके आ सकते, तो जाहिर है कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर नाराज होता है, तो वोट बैंक जो है उन पे असर पड़ेगा। ठीक है। तो अब में सिर्फ ये देखना कि ये तनख्वाहदार तबका जो कि सारा बोझ बर्दाश्त करता चला जा रहा है, ठीक है, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सारा बोझ बर्दाश्त कर रहा है, तो अब उससे आगे बढ़ के कैसे जो है इसको वृद्धि कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पर टैक्स जो है कैसे फेयर लिया जा सकता है। आज के दौर में भी अगर आपका एक DC रेट है, एक फेयर मार्केट रेट है, एक जो है वो डॉक्यूमेंटेड रेट है, तो हम खुद लूप होल छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे कि तीसरा आके उसका फायदा उठाता है। सही। तो वो अगर टैक्स मशीनरी उसका फायदा उठा रही है। जी ठीक है।
अच्छा आबद सुलैरी साहब, इस रिपोर्ट में सब्सिडी पॉलिसी के हवाले से भी कहा गया है कि इसके ऊपर भी संजीदा सवालात उठाए गए हैं। तो ये हमारी जो सब्सिडी पॉलिसी है इसको किस तरीके से ठीक किया जाए या इसको तब्दील किया जाए जिससे हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जाए? देखिए, इस वक्त हमारी सब्सिडी, जिस चीज को हम सब्सिडी कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे गरीबों के नाम पे अमीरों को फायदा पहुंचाती है। ठीक है। अगर लेट से पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाए, जो कि नहीं दी जा सकेगी, खत्म कर दी है हुकूमत ने, IMF की वजह से बड़ा अच्छा किया। तो पेट्रोल पे सब्सिडी आज होती तो उसका फायदा कौन उठा रहा होता? मैं और लोग उठा रहे होते जिन्होंने बड़ी गाड़ी चलानी है या गाड़ी चलानी है। सही। मोटरसाइकिल के नाम पे अगर आप गाड़ी वाले को सब्सिडी दे रहे हैं, या अगर आप पंखा चलाने वाले और बल्ब चलाने वाले के नाम पे जिसके घर में 5 AC चलेंगे उसको सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी नहीं है। सही। वो तो नवाजो, वो कोई नवाजना है ना। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक आपको ये कह रहा है कि आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, NCR का एक डाटा बेस मौजूद है। उस डाटा बेस में देख लें कि किसका इनकम लेवल क्या है। उस इनकम लेवल में या आप डायरेक्ट कैश दे दें या आप जो भी स्कीम देना चाह रहे हैं, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी हो, ब्लैंकेट सब्सिडी देने की, वो हमेशा में जाएगी ब्लैंकेट। अच्छा आबद सुलैरी साहब, इस वक्त कौन सी ऐसी मेजर सब्सिडीज हुकूमत दे रही है कि जिसको बंद करना जरूरी है, जिससे आप कह रहे हैं कि वो टारगेटेड नहीं होती, जनरलाइज दी जाती है, इससे फायदा उमरा उठवा जाते हैं? देखिए, अभी तो आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है किसी चीज पे सब्सिडी देने का, लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे लेट से कोई किसान पैकेज देना है तो उस किसान पैकेज को आप बजाय इसके के खाद पे सब्सिडी हो या बीज पे सब्सिडी हो, हमें इस वक्त जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी चाहिए, उस टेक्नोलॉजी को सब्सिडाइज करना चाहिए। ठीक है। ताकि वो इतनी जो इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आपके पास GIS मैपिंग है, बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उनको सस्ता किया जा सके। अगर हमें बिजली पे बेसिक यूनिट्स पे सब्सिडी देनी है तो उसको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लिंक कर दें, NHCR डाटा के तहत। क्योंकि इस वक्त तो ये होता है कि सब्सिडी लेने वाला घर अगर वो 1 यूनिट भी ज्यादा इस्तेमाल कर लेता है तो वो उसकी सारी एवरेज खराब हो जाती है सब्सिडी। सही कह रहे हैं। तो इसको इन चीजों को डाटा की मदद से मॉडर्नाइज किया जाए, टारगेटेड दी जाए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा आबद सुलैरी साहब, ज़री इस्लाहात की भी बात की गई है और इस वक्त जो हमारी ज़राअत की सूरत हाल है वो तो बड़ी मखदूश है। तो आप क्या समझते हैं किस तरह की ज़री इस्लाहात अगर इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो हमारी ज़राअत जो है वो बच सकती है? देखिए, इस वक्त हमारी ज़राअत को सबसे बड़ा जो डर या खतरा है वो किससे है? वो बाकी चीजों से नहीं, वो मौसम से है। जी बिल्कुल। के बारिश टाइम पे होगी या नहीं, एन गंदम की कटाई के वक्त आपको पता आंधियां आती हैं, झटके चलते हैं। जी ठीक है। क्या जब खरीफ को पानी की जरूरत होगी, फसल को उस वक्त पानी होगा या नहीं, या उसको आगे का सामना है कि क्या भारत जो है वो पानी में अनप्रडिक्टेबिलिटी तो नहीं ले आएगा कि एकदम से डैम में पानी का फ्लो बंद कर दे, फिर एकदम से बोल दे जिससे सैलाब आ जाए। तो उसके लिए इस वक्त आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा एग्रीकल्चर में, कि आपको देखिए, इसी पाकिस्तान में रहते हुए हम कहते हैं कि जी प्रोग्रेसिव फार्मर जो है वो आम जिम्मेदार से, आम काश्तकार से दुगनी यील्ड जो है वो ले रहा है। तो ऐसे क्या बचा है तो प्रोग्रेसिव फार्मर डबल ले रहा है? उसकी वजह यह है कि वो उसके पास पता है कि कब खाद डालनी है, कब बीज डालना है, कब पानी देना है। वही आपकी टेक्नोलॉजी जो कि लैंड माइन को डिटेक्ट करती है कि क्या जमीन में माइन तो नहीं बिछी, वो 3 मीटर तय के अंदर तक जाके आपको बता देता है कि जमीन में नमी का लेवल क्या है, उसकी pH वैल्यू क्या है, कौन सी खाद डालनी है। ड्रोन सर्विस से आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे फसल में कीड़ा लगा है, कहाँ पे बीमारी आई है, उस हिस्से पे आप स्प्रे करें। तो वो जो ऑप्टिमम यूज ऑफ इनपुट से वो अब टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गया है। तो सही कह रहे हैं। खर्चा आज भी बचा सकते हैं काश्तकार का अगर हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी हो गया। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस रिपोर्ट में आलूदगी के हवाले से भी बात की गई है कि आलूदगी की जो है वो हौसला शिकनी की जाए। तो इस हवाले से चूंकि IMF ने भी फंड्स दिए हैं और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से मुतासर है, लेकिन हमारी हुकूमतों का इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा बजट्स में कोई आपको नज़र आ रहा है कि आलूदगी के हवाले से कोई मौसर इकदाम हो सकेंगे?
देखिए, मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट को हमें क्रेडिट देना चाहिए। इस दफा पता नहीं आप लाहौर में बैठे हैं या कराची में हैं, लेकिन लाहौर की फजा जो थी उसमें स्मॉग काफी हद तक सिचुएशन जो है सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेहतरी देखने में आई है। ठीक है। आलूद एक चैलेंज बन रहा है और ये हम सबके लाइफ स्टाइल के साथ है। देखिए, हर घर में जिसमें एक गाड़ी होती थी अब उसमें एक से ज्यादा होगी। जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो छोटी गाड़ी पे आ गया, जो साइकिल पे था वो मोटरसाइकिल पे आ गया। एक तरफ तो ये तरक्की की अलामत है और बड़ी खुशी की बात है कि लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर हुआ। लेकिन उसके साथ ये भी हुआ कि हमने अपनी जो दरख्त जो थे, ग्रीनरी जो थी, उसी डेवलपमेंट के चक्कर में वो भी सारे खत्म कर दिए। अब अगर आपको दरख्त जो है अगर वो जमीन के लंग्स होते हैं तो हमें अपनी तरक्की के साथ साथ उसकी तरफ भी तवज्जो देना होगी कि हमारी ग्रीनरी जो है वो कायम रहे। अब तो हमने माशाल्लाह से इस्लामाबाद को भी कंक्रीट का जंगल बनाने की सही कह रहे हैं जा रहे हैं। तो जाहिर है कि लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होगा, आपके जो ग्रीनरी है वो कम होती चली जाएगी और अगर हमारी जिंदगी में सेहत पसंदी आती जाएगी। सही। हमने डबल ब्रेड और अंडे लेने भी जाना होता है तो हम गाड़ी पे जा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा आबद सुलैरी साहब, हमारी इंडस्ट्री का क्या हालात है? देखे जाए टेक्सटाइल की तरफ देखें तो बिल्कुल बंद पड़ी है, कन्वेंशनल एक्सपोर्ट हमारी खत्म हो गई है। तो आप क्या देखते हैं कि 2026 में कोई बेहतरी की गुंजाइश है? हुकूमत कोई आपको इकदाम करती नजर आ रही है जिससे कोई हमारी सनतें दोबारा चल सकेंगी? देखिए, दो चीजें इसके लिए चाहिए। एक, आपको एनर्जी पे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे कंप्रोमाइज किए बगैर एनर्जी का कोई हल निकालना होगा। जी बिल्कुल। जिस टैरिफ पे हम इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाह रहे हैं उस टैरिफ पे उस पे नहीं चल सकेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखना होगा कि हम अपने आईपीपी के साथ कैसे निगोशिएट करें या हम अपनी एनर्जी इंडस्ट्री के लिए क्या पैकेज दें कि वो 20 रुपए पर यूनिट हम इंडस्ट्री आईपीपी को पे करते हैं बिजली ना खरीदने का। जी बिल्कुल। तो वही 20 रुपए अगर आईपीपी से यूनिट खरीद के वो इंडस्ट्री को दे दिया जाए तो शायद इंडस्ट्री चल निकले और हमें जो आईपीपी को देने पड़ रहे थे वो ना देने पड़े। तो हमें इस पे कोई निगोशिएशन करना पड़ेगी। और दूसरा जो है वो हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ चावल और टेक्सटाइल और चमड़ा और चौसा और किन्नू एक्सपोर्ट करके हम एक्सपोर्ट में नहीं बढ़ा सकते। सही। वैल्यू एडिशन क्या वही जरूरी है। सही। वही हम क्रेट में डाल के एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उसी को ड्राई करके काम को बैंकॉक में जाके देखे वो एयरपोर्ट पे एक काम को $4 $5 का गाइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमें वैल्यू एडिशन पे जाना पड़ेगा अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। सही। अच्छा आबद सुलैरी साहब, ये आईपीपीज काफी हद तक कुछ बंद भी कर दिए गए, कई आईपीपीज के मुआहदे खत्म कर दिए गए, कईयों को रीशेड्यूल किया गया। तो क्या उस मद में जो रिलीफ मिला है वो रिलीफ ट्रिगर डाउन उसका इफेक्ट नहीं आया? बिजली की कीमतें भी वहीं खड़ी हैं। तो फिर आईपीपीज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि आईपीपीज को हम मुआहदे जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, फिर उसका क्या फायदा हुआ? वो उसका फायदा ये हुआ, देखिए ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो आपका जो इस साल का बजट था जो जुलाई में दिया गया था, जी वो बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो तो कर्जों की अदायगी में जाता है। ठीक है। और बाकी सारा आपका फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़ुन, बाकी सारा तो आपका वो आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़ुन होता है। जितना आपका रेवेन्यू इकट्ठा होता है उतना आपको और उधार लेना होता है। तो अगर ये आईपीपीज के साथ भी ना किया होता तो इसका मतलब है कि आपका कर्ज और बड़ा होता और ये जो हमने सूद की अदायगी करनी होती है ये इस मद में और पैसे जा रहे होते। तो कुछ ना कुछ फायदा बहरहाल है आईपीपीज को टेम डाउन करने का। लेकिन उसका अगर हम कहते हैं कि सार्फिन को एनर्जी प्राइसेस पे रिलीफ देना है तो फिर हमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस को इनोवेटिव तरीके से देखना होगा कि वो किस तरीके से हम जितनी अजाफी बिजली इस्तेमाल करें वो उसमें रिलीफ मिले ताकि वो पैसे जो कि आईपीपी को देने हैं बिजली ना खरीदने के उसका रिलीफ आप सार्फिन को पास ऑन कर रहे हो। सही। अच्छा आबद सुलैरी साहब, इस वक्त जो मादनियात के शोबे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप क्या समझते हैं कि इस शोबे के मुतारक होने से हमारी मईशत बेहतर होगी और हम आगे की तरफ अपना सफर जारी रखेंगे? यकीनन बेहतर होगी और आगे की तरफ सफर जारी होगा। लेकिन उसके साथ जो
एक लाजमी शर्त है वो यही है कि हमें एक तो जो वफाक और सूबों के जहाँ पे रूल्स और या रेगुलेशन में कोई क्लैरिटी नहीं, उसको एक पेज पे लेके आना होगा। कोई भी इन्वेस्टर ये वेट नहीं करेगा कि ये सूबाई रूल्स ये कहते हैं और वफाक ये कहता है, उसको एक क्लियर पिक्चर चाहिए। दूसरा हमें लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना होगा। जो आपकी माइंड है वो बलोचिस्तान में तो जाहिर है कि वहाँ पे स्टेट की जो रिट ऑफ स्टेट है और जो रिट ऑफ लॉ है उसको हमें इंश्योर करना है। ये जो फितनातुल हिंद और फितनातुल खारिज और जो बैरूनी साज़ी अनासर है, हमें मिलकर एज ए कौम उनका खात्मा करना होगा। हमारे मिनरल और माइंस किधर है, वो केपी में है, वो बलूचिस्तान में है। और केपी और बलूचिस्तान में जब तक हम एक कौम बन के ये जो बैरूनी फितने हैं इनका जो कला कमा नहीं करते और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसको बेहतर नहीं करते, बहुत से पोटेंशियल को शायद हम मुझे डर है कि मटीरियलाइज नहीं कर पाए। सही। अच्छा आबद सुलैनी साहब, आईटी की एक्सपोर्ट भी जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी हद तक हो रही है। गो कि हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा स्कोप है पाकिस्तान में आईटी की एक्सपोर्ट के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि इस सेक्टर को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, इसको सहूलतें फराहम की जा सकती हैं ताकि ये भी एक बड़ा सेक्टर बन के हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो सके? मेरा ख्याल है सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको खुला छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, सही। इसको खुला छोड़ें। इंशाल्लाह फरवरी में 5G अगर आ जाता है तो 5G के बाद आपके पास ब्रॉडबैंड विड्थ बेहतर हो जाएगी। ठीक है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हमें कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो अगर $5 से डॉलर कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग करके तो वो यहाँ पे डॉलर ले भी सकें, डॉलर में खर्च भी कर सकें। जी ठीक। हमें थोड़ा सा जो है वो देखना होगा कि यहाँ पे हम असेंबली प्लांट कैसे लगा सकते हैं। अगर हम IMF प्रोग्राम के तहत जो IT इक्विपमेंट हैं उनको GST से एग्जम्प्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हम यहाँ पे असेंबली शुरू करते हैं ताकि वो सस्ते। जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबद सुलैनी साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।